Dear all, welcome to Civil Services with Zaki. Today we are going to analyze Civil Services Prelims questions 2024, and basically these questions are related to the geography, ecology, environment and science and tech. As you know, this year a record 49 questions asked from geography, ecology, environment and science and tech, in which 21 questions directly from civil services with Zaki. So today we analyze the rest of 28 questions. As you know, 21 questions analysis available in my this video part first, and now we move towards part second. सिविल सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, ये सेकेंड पार्ट है। तो इस बार रिकॉर्ड 49 क्वेश्चन यानी कि 49 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था साइंस टेक से, ज्योग्राफी से, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से। तो इसका पहला पार्ट जो कि ये वीडियो है ये आप देख रहे हैं, तो ये पहला पार्ट में हमने आपको 21 क्वेश्चन का एनालिसिस दिया था और बाकी जो बचा था 28 क्वेश्चन जो मैंने आपसे वादा किया था वो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। तो आज है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एनालिसिस यूपीएससी सीएससी पीटी 2000, और जैसा कि आप जानते हैं ये बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं। तो ये सेट बी से हमने लिया है और ये पार्ट 2 है। तो पहला जो पार्ट था वो भी सेट बी से था और ये भी सेट बी से है। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन जो जिस सब्जेक्ट से पूछा है, जैसे डेफिनेटली बात है ये अनबिलीवेबल है, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते कि 100 में से 49 क्वेश्चन ये 3 सब्जेक्ट, और ये आप समझ सकते हैं कि ये 3 सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलिए जो रेस्ट क्वेश्चन था उसमें आप देखेंगे इस 28 क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे, इस 28 क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। और इस 28 क्वेश्चन में यानी कि 28 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस 28 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि बाकी जो था, जैसे कि ज्योग्राफी का 19 क्वेश्चन था यानी 19 क्वेश्चन, इन 19 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज विद जकी। सो जो आप देखेंगे कि 12 क्वेश्चन सिविल सर्विसेज विद जकी से था, तो बाकी रेस्ट जो था 7 वो। तो इसको हम लोग इस तरह से एनालाइज करेंगे, ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन 19 में से, साथ ही बाकी आप समझिए कि पिछले 3 साल से लगातार आप देखेंगे तो लगातार आपका 70% क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में सिविल सर्विसेज विद जकी से आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट में 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे बाकी जो है 9 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो 9 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले बार जब हमने शुरू की थी तो ये ज्योग्राफी से शुरू किया था, तो आज भी हम लोग इसको ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था ज्योग्राफी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन 7 में से देखेंगे ज्योग्राफिकल मैप से पूछा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका ज्योग्राफिकल मैप, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल मैप है, ठीक है। अब इन ज्योग्राफिकल मैप से 4 क्वेश्चन था, यानी सबसे ज्यादा पूछा था 7 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन तो हमने वो पहले दिया था आपको। और ये काफी इंपॉर्टेंट था कि मैंने जो क्वेश्चन आपको मैप में पढ़ाया था मैप क्लासेस में, जैसे ये मैप क्लास अब आप लोग काफी देख भी रहे हैं इनको, तो इस तरह से। तो इसमें 34, 38, 40 एंड 99 क्वेश्चन है। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन एंड जियोमॉर्फोलॉजी 1 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं विदाउट रोके हुए। सो 4 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफिकल मैप्स। तो मैप से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकर इंटरफेसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप। ये आइसोथर्मल मैप्स के बारे में पूछ रहा है, इट्स अबाउट द आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल मीन्स, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर विच इंडिकेट सेम टेम्परेचर एंड लाइन्स across. So isothermals derived to north over the ocean and south over the continent, and another is presence of cold ocean current
Gulf Stream and North Atlantic Drift make North Atlantic Ocean colder and isotherm bend towards the north. तो इसको हम हिंदी में भी देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। समताप रेखाएं, ठीक है, महासागर के ऊपर उत्तर की ओर, महाद्वीप की ओर, दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, यानी विचलित हो जाती है, डाइवर्ट करता है। यानी कि आप समझिए कि यहाँ आपका महासागर है और ये अगर महाद्वीप है, ये समझ लीजिए कि हमारा इंडिया है और ये अरबियन सी है, ये बंगाल की खाड़ी। तो अगर सोचिए कि ये महासागर, तो महासागर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और जैसे लैंड पे आता है तो साउथ की तरफ। आप जानते हैं कि लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है लैंड सी कंट्रास्ट की वजह से। तो पहला जो है ऑप्शन ये आपका सही है, शीत महासागरीय धाराएं गल्फ। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये शीत नहीं है, ये गर्म जलधारा है, तो यहाँ ये गलत हो गया। अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये भी गर्म जलधारा है, तो ये शीतल नहीं बनाती है बल्कि ये वार्म बनाती है, और यही वार्म होने की वजह से आप देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट का आपका जो वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ में आप देखेंगे जो यूरोप है वो बर्फ से उसका जो सी पोर्ट है वो नहीं ढकता है, बल्कि कनाडा उसके लो लेटीट्यूड में होते हुए भी बर्फ से ढकता है, क्योंकि वहाँ जो है वो आपको जिब्राल्टर ये जो है वहाँ पे आपको लेब्राडोर जलधारा जो है आती है, जो ठंडी जलधारा है। तो इससे आप देखिए कि एक तो सही है और केवल दो, एक और दो दोनों, तो दो तो गलत है, तो दो तो होगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर ए हुआ इसका। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। देख लीजिए अब ये देखिए, स्लाइटली बेंड टू नॉर्थ एंड इट इज जनवरी। सो सी हियर another, if you see here, Atlantic drift and Gulf stream, these are warm current, not cold current. So answer is A. Another question is second is 38. Finland, Germany, Norway, Russia, how many above the country have border with the North Sea? North Sea. Only one, only two, only three, or four. So if you see, Germany yes, Norway yes, Russia no, and Finland no. So इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। ये पूछा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित देशों पर विचार करिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र यानी नॉर्थ सी से मिलती है? तो अगर नॉर्थ सी को अगर हम देखें तो इसमें आपको जर्मनी से मिलता है, नॉर्वे मिलता है, रूस नहीं है और फिनलैंड नहीं है। तो चलिए इसको मैप पे, और मैप क्लास इस बार भी हम लाने वाले हैं, इस बार कॉम्प्रिहेंसिव मैप क्लास होगा और इस मैप में जरूर आप लोग शामिल होइएगा मैप क्लास में। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैप क्लास, तो मैप देखते हैं अभी इसमें। तो ये देखिए इसका आंसर आपका हो गया बी, यहां पे आप देखें तो बी हो गया, यानी दो, केवल दो, ठीक है। तो इसका यहां पे देखिए, सो आंसर इज बी। दिस इज नॉर्थ सी, ये क्या है आपका नॉर्थ सी है। अब नॉर्थ सी में ये क्या है, नॉर्वे है, ठीक है, ये क्या है, इंग्लैंड आपका है, फ्रांस है, आप देखेंगे तो ये बेल्जियम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नीदरलैंड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डेनमार्क है, लेकिन रूस आपका इधर है, और ये फिनलैंड है, तो फिनलैंड भी नहीं है, तो फिनलैंड और रूस नहीं हुआ, और नॉर्वे हो गया आपका, और आप देख लें जर्मनी, तो नॉर्वे और जर्मनी है। तो ये पूरा नॉर्थ सी, इसको आप मैप पे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये मैप पे नॉर्वे है, ये देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ सी है जो मैंने आपको बताया था। इसमें यूके है आपका शामिल, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, आप देख लें, तो ये सारा है, स्वीडन है, ये सारे कंट्रीज हैं। तो जरूर आप लोग मैप क्लास में शामिल होंगे। और इस बार एक बहुत खुशी की बात है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन आप लोगों के लिए ये ला रहे हैं हम जामिया के पास, तो आप डायरेक्ट जामिया मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही ये कोचिंग है IAS एकेडमी, तो IAS एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस मौजूद होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविल सर्विस के लिए हो जाता है मैप क्लास। आगे देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन जो मैप से था वो था ये डिफरेंट आपका रीजन्स है। सो रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज एंड टाइप ऑफ द माउंटेन। व्हाट टाइप ऑफ द माउंटेन? सो सेंट्रल एशिया, Vosges folded mountain, Europe Alps block mountain,
नॉर्थ अमेरिका एप्लेशियन फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन। तो अब यहां देखिए, सो लेट अस सी सेंट्रल एशिया वर्सेस नो, इट्स सिचुएटेड इन फ्रांस and it is not fold mountain, it is block mountain. So this pair is wrong. Europe, Alps, Europe is right, Alps is right, but it is folded mountain, not block mountain. So second is also wrong. Another is North America Appalachian folded mountain, yes. South America Andes folded mountain, yes. So 2, तो only 2, सो ओनली 2, बी आंसर। तो इसका जवाब आपका बी होगा। चलिए इसको हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। यह पर्वत श्रृंखला के नाम है, पर्वत के प्रकार है और क्षेत्र है। मध्य एशिया वर्सेस, तो मध्य एशिया में नहीं है, ये फ्रांस में है और ये वलित पर्वत भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यूरोप, आल्प्स, और आप ये देख लीजिए ब्रंस है, तो ब्रंस नहीं है, आप लोग जानते हैं आल्प्स, एंडीज और हिमालय ये फोल्डेड माउंटेन है। तो उत्तर अमेरिका में एप्लेशियन है, इंडीज है, ये सब वलित पर्वत है। तो 2 ही इसके सही है, तो केवल 2। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अब ये देखिए, ये है वॉसेज माउंटेन, यहां देख लीजिए, ये यहां पे आप देखिए वॉसेज माउंटेन है, ये जुड़ा, और ये आपका आल्प्स है, ये देखिए आल्प्स है। तो ये सारा आप देख लें ये एरिया। उसी तरह से अगर हम यहां देखें, सॉरी, तो ये आपका हो गया, तो ये आल्प्स माउंटेन है, और बाकी इंडीज वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, वो मैप क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए हुए। तो चलिए देखते हैं। अब लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिटवीन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, चिली, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रसिया। सो आंसर इज ए, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कह रहा है कि विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी निम्नलिखित जो है वो सीमा किसके पास है। इंटरनेशनल सीमा की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें है, चिली अर्जेंटीना है, चीन भारत है, कजाकिस्तान रसिया है। अब ये देखिए इसका आंसर है ए, सबसे लंबा है कनाडा। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो बॉर्डर आता है वो है कजाकिस्तान और रसिया फेडरेशन का, रूस और कजाकिस्तान का। लेकिन अगर कहें कंटिन्यूअस बॉर्डर, यानी लगातार एक सीमा से दूसरा सीमा तक अगर जा रहा हो, और वो सबसे बड़ा किसका है, तो वो आपका तब आंसर डी होता है। ये अगर किन्हीं 2 देशों के बीच ना करके कहता कि कंटिन्यूअस लैंड बॉर्डर, अगर कंटिन्यूअस स्थल सीमा किस देश के है, तो आपका इसका आंसर डी होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, तो इसका आंसर ए है। तो इसका आंसर आपका ए है। अब ये देखिए कनाडा यूनाइटेड स्टेट बॉर्डर जो है वो 8,891 किलोमीटर है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर। ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड है। सेकंड नंबर पे जैसा कि मैंने बताया कजाकिस्तान रसिया बॉर्डर जो है वो 7,644 7,644 किलोमीटर्स। सो इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द टोटल लेंथ, एंड सेकंड आफ्टर Canada and US, it is the second longest border in the world, and it is third Chile and Argentina. So Chile Argentina 5,308 kilometer is the longest international border in the South America and the third longest international border in the world. तो ये 3 जो है ये काफी आपका इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन था, तो ये मैप से था। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसके मैप पे आप देखिए, ये देखिए ये आपका यूएस यहां से है, यूएस ये है। तो अब देखिए, अब यहां से यहां जो बॉर्डर है ये आपको कजाकिस्तान रसिया बॉर्डर से छोटा है, लेकिन इसमें ये भी जुड़ जाएगा। तो ये जब जुड़ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कंटिन्यूअस बॉर्डर की हम बात करें तो कजाकिस्तान रसिया में जो ये यहाँ पे, ये देखिए, अब ये देखिए ये रूस है, रशियन फेडरेशन है, और ये कजाकिस्तान है। इसमें आपका कंटिन्यूअस बॉर्डर यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है। तो ये सेकंड है लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, और कंटिन्यूअस बॉर्डर की बात करेंगे तो ये है आपका, ठीक है। उसी तरह से देखिए चिली और अर्जेंटीना के बाद, तो यहां देखिए ये अर्जेंटीना है और ये चिली का बॉर्डर है। ये देखिए ये पूरा, ये साउथ अमेरिका का सबसे लंबा बॉर्डर आपको है।
और ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के काफी अट्रैक्टिव मैप क्लास हमारा होता है। आप लोग हमारे इस पे जाएंगे तो आपको कई मैप क्लास जो इस तरह से प्रीवियस मैप क्लास है उसमें आप देखेंगे। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को भी डाउनलोड करें और ऐप पे मैप क्लास हम अवेलेबल है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपका अवेलेबल है, तो आप ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं IAS अकेडमी में। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग सोशल ज्योग्राफी से बात करेंगे। जो 4 मैंने बताया था उसमें से सोशल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आया था, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन था जो आउटसाइड फ्रॉम सिविल सर्विसेज विजय की। बाकी जो क्वेश्चन था वो मैंने पहला में आपको बताया है और उसके अलावा ये सेकंड पार्ट इसलिए बनाना पड़ा कि जो हमारे आउटसाइड था इसका उस पे आउटसाइड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following countries are well known as the 2 longest coca producers in the world? यानी कोका प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड कौन सा है? अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, कोट डी आइवरी, घाना, मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक। सो इट्स आंसर इज कोट डी आइवरी एंड घाना, सी आंसर। सो लेट्स सी इन हिंदी। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। तो विश्व के 2 सबसे बड़े कोका उत्पादक के लिए विख्यात है। तो अब यहाँ है अल्जीरिया, मोरक्को है आपका, देख लीजिए। उसी तरह से बोत्सवाना, नामीबिया है, कोट डी आइवरी और घाना है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक है। तो ये कोट डी आइवरी है और घाना है, सही जवाब इसका सी है। तो चलिए देखते हैं डेटा को हिसाब से, डेटा के हिसाब से। ये असल करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और ये इसका आंसर जैसे मैंने बताया सी है। तो कोट डी आइवरी या आइवरी कोस्ट जिसको कह रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये कोका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसिंग ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड कोका। यानी कोका बीन जो पूरे दुनिया में होता है उसका आधा ये प्रोड्यूस करता है। यानी टोटल आप समझिए कि 2 मिलियन टन्स पर ईयर। अगर हम 2021 के आंकड़ों को देखें, कोट डी आइवरी कोका बीन वेयर वैल्यूड अबाउट 3.2 बिलियन, यानी 3.2 अरब डॉलर का वैल्यू मार्केटिंग होता है वर्ल्ड में और ये काफी लीडिंग वैल्यू प्रोड्यूसर है। इसके बाद आप देखेंगे तो घाना है और उसके बाद इंडोनेशिया है। तो घाना एंड इंडोनेशिया आर द सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसर रिस्पेक्टिवली टुगेदर। यानी दोनों को आप मिला के देखें, आइवरी कोस्ट और घाना को, तो पूरे विश्व का 60% से ज्यादा कोका होता है। तो यही क्वेश्चन था आपका। तो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से है। तो जब आप ज्योग्राफी क्लास में आते हैं तो डेफिनेटली बात है इकोनॉमिक सारा ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, तो आप डेफिनेटली हमारे ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं और जो भी आपके मन में प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट और aging population or declining populations? So their population are declining, their population are aging and very low birth rate. So if we see here Italy, yes, Italy and Japan. So also Japan is called the old man countries and other is South Korea due to low birth, very low birth recorded in recent news. So 1, 2 and 4. So 1, 2 and 4. So answer is A. South Africa and Nigeria is not. Mostly African and South Asian countries are increasing population, not declining population. तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर, वृद्धोन्मुख जनसंख्या यानी बढ़ती बूढ़ों की जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो इसमें देखिए इटली सही है, इटली का लगभग 10% और जापान भी। उसी तरह से आप देखेंगे तो दक्षिण कोरिया में भी जन्म दर जो है बहुत कम, मतलब निगेटिव में जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये 3 है, यानी 1, 3, 4। तो इसका जवाब ए हुआ। चलिए इसको देखते हैं, तो इसको हम एक ग्लोबल मैप पे आप देख सकते हैं। ये आप देखिए कि ये 10% है, जैसे कि मैंने बताया ये इटली का है, ये देखिए ये 10% के आसपास है। और ये सबसे ज्यादा 22% जो है इधर आपका ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जहाँ यूक्रेन से लड़ाई हो रहा है वहां पे है। उसी तरह से आप देखेंगे तो जापान का
उसी तरह से जापान का तकरीबन आपका 18% के 16 से 18 के बीच में जापान का ये हो रहा है। उसी जगह यहाँ पे आपका साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया, जापान और ये इटली, ये 3 कंट्री है जो हरासमान है। बाकी आप देखेंगे वर्ल्ड में तो जैसे इंडिया है या आप देख लें कि अफ्रीकन कंट्रीज है, तो यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। गति इसकी कमी है लेकिन धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। लेकिन बाकी जो है कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ आप देखेंगे तो वो आपका डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं सेकेंड, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी से 1 क्वेश्चन, बेसिकली द अदर क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द सिविल सर्विसेज विज़ा की, एंड ओनली लेफ्ट is 1 from geomorphology, and it is related to the volcano. So it is consider the following: pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compound, sulfur compound. How many of the above are produced of volcanic eruptions? So as you know, pyroclastic, yes; ash and dust, yes; nitrogen compound and sulfur compound, all. So all 4. सो आंसर इज डी, ऑल 4। तो चलिए इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पायरोक्लास्टिक मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। इसको ज्वाल खंडस्मी, ये काफी टफ हिंदी है। आप लोगों को मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आप जब टफ हिंदी रहेगा तो वो डेफिनेटली वो इंग्लिश वर्जन भी वहां देगा यूपीएससी। तो हमेशा याद रखिए जो इंग्लिश वर्जन है वो ऑथेंटिक होता है, उसको आप जरूर याद रखिएगा। ये हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए है। उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं, यानी ज्वालामुखी से क्या क्या निकलते हैं। तो आप देखिए पायरोक्लास्टिक मलबा भी निकलता है, राख और धूल भी होता है, नाइट्रोजन यौगिक भी होता है और सल्फर भी होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 33 का डी। So if we see the volcanic eruption produce a variety of materials that can be broadly categorized into 3 types. 3 types: gas, lava and fragmented debris known as tephra. So gas, lava and tephra. So if we see regarding the pyroclastic, so pyroclastic is another flow. Basically it is fluidized mixture of the solid and semi-solid fragment and hot expanding gases. So its flow flank of the volcanic edifice. So basically these are, if you see, the most deadly volcanic phenomenon, pyroclastic debris. So pyroclastic debris is most deadly, and basically its destruction is huge in the basically human habitations. तो जहाँ मानव की आबादी होती है वहाँ ये पायरोक्लास्टिक फ्लो जो होता है ये काफ़ी तबाही मचाता है। और अगर देखें वॉल्केनिक इरप्शन में तो ये सबसे ज़्यादा तबाह करने वाला होता है। तो इसको एक फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। और इसमें देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि गैस होता है, लावा होता है और जो टेफ्रा होता है, और टेफ्रे के साथ साथ आप देखेंगे तो ये पायरोक्लास्टिक डिबरीज होता है। तो इसमें 3 तरह के गैसेस होते हैं। एक तो मेन गैस होता है, उसके बाद ट्रेस गैस होता है और टॉक्सिक गैस होता है, यानी कि जहरीला गैस। तो मेन गैस में तो सिर्फ वाटर वेपर जो होता है H2O 70 to 90% होता है। उसी तरह से देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो मेन गैस है। अब ट्रैक गैसेस में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, फ्लोरीन होता है, आर्गन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और क्लोरीन होता है। टॉक्सिक गैस में देखेंगे तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोराइड होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और H2S। ये सारे आपका जो हाईली, और इससे आपको एसिडिक रेन होता है। तो इसको इस तरह से एक फिगर से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, इस फिगर से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये फिगर से, ये देखिए। तो ये देखिए, ये आप जैसे कि मैंने बताया जो गैस होते हैं, जो टॉक्सिक गैस है उससे आपको एसिड रेन बन जाता है। ये आपको लावा फ्लो है। यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ लैंडस्लाइड भी होता है, ये पायरोक्लास्टिक फ्लो भी होता है। और जो प्रीवेलिंग विंड होता है तो ये इसको इधर दे देता है और ये इरप्शन क्लाउड्स होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें जो है वॉल्केनिक इरप्शन में होता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी लिखता है। अब हम लोग ज्योग्राफी खत्म हो गया, अब हम लोग इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे देखेंगे। और इसमें भी रिकॉर्ड 16 क्वेश्चन आया था, जिसमें से मैंने बताया था कि 4 क्वेश्चन हमारे सिविल सर्विसेज में जकी से डायरेक्ट आया था, और जो रिमेनिंग 12 था उसका आज हम इस पे डिस्कस करेंगे।
तो इसमें 12 में जो था सबसे ज्यादा था इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे कहाँ की है तो उससे 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चंस, एनर्जी 3 क्वेश्चंस, क्लाइमेट चेंज 2 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन 1, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट 1 एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1, इंक्लूडिंग टोटल 12 क्वेश्चन। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन थे। तो शुरुआत हम लोग इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी जो है उससे करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 4 क्वेश्चन जो था 43, 45, 48 एंड 50, ये नंबर जो है ये मैंने बताया था कि बी सेट का है, आप बी सेट से इसको मिला सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो 49 में बता रहा हूं तो ये हवा में नहीं है, ये मैंने आपको दिखा दिया था, आप जाके अपने घर पे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो 43 क्वेश्चन, ब्राजील, इंड्री, इंडोनेशिया, इल्क, मेडागास्कर, बोनोबो। हाउ मेनी पेयर गिवन above are correctly matched? So Brazil, Indri, no, it is found in Madagascar. Indri found in Madagascar. Indonesia, ilk, no, it's basically found of the Taiga region and basically subtropic region, ilk. And Madagascar, bonobo, so it's also wrong. Bonobo found in Africa, not Madagascar. So it's none of the above, D answer. तो इसका जवाब आप देखेंगे तो इसका डी आंसर होगा। ब्राजील में इंड्री नहीं होता है, ये इंड्री जो है वो मेडागास्कर में है, इल्क जो है वो आप देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, खास करके जो ठंडे क्षेत्र है उसमें, और बोनोबो मेडागास्कर में नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों का तीनों गलत पेयर है। इसका सवाल जवाब होगा कोई नहीं। तो इसका जवाब हम देखेंगे, आप एक एक करके देखेंगे। इंड्रीज, इसका बायोलॉजिकल नेम है इंड्री, इंड्री ऑल्सो नॉन एज सिंगिंग ल्यूमर, ये सिंगिंग ल्यूमर होता है, और इसका नाम बाबा कोटो। सो बाबा कोटो लाइव इन ए स्मॉल फैमिली ग्रुप इन द मेडागास्कर रेन फॉरेस्ट, ये मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट में रहता है। कम्युनिकेट यूजिंग सॉन्ग सिमिलर टू द बर्ड एंड ह्यूमन, ये गाना गाने वाला, जिस तरह से गाने गाने वाली चिड़िया होती है या इंसान जिस तरह से गा के एक दूसरे को पुकारता है वो है। और इट इज कंसिडर्ड एज IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब इसका जैसे कि मैंने बताया, इसको सिंगिंग ल्यूमर इसलिए कि कहते हैं क्योंकि ये गाना गाता है, मतलब एक दूसरे को बुलाने के लिए गाना गाने का करता है। अब बाबा कोटो जो है नाम है, तो आप जानते हैं ये भी एक इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटी सी कहानी है। तो बाबा कोटो, कोटो नाम के एक आदमी थे जो जंगल में शहद लाने गए थे, यहाँ पे मेडागास्कर की बात है। तो वहां कहते हैं बाबा का मतलब होता है फादर यानी बाप। तो ये वो जैसे शहद ला रहे थे, काफी ऊंचाई पे थे, वो नीचे गिरे, और नीचे गिर के डायरेक्ट जो थे ये इंद्री जो लंगूर था उसके गोद में गिर गया और वो बच गया, यानी उसकी जान बच गई। तो उस दिन से उस एरिया का एक ये फोल्क है, एक जो एक मिथ वाली कहानी एक होती है जो लोकल एरिया में होता है उस तरह से, तो उससे उसका नाम बाबा कोटो। तो आप जब जाएंगे ये मेडागास्कर एरिया में तो इसको बाबा कोटो कहा जाता है। उसी तरह से सेकंड है इल्क, इल्क फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जैसा कि मैंने बताया साइबेरिया, ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जो ठंडा क्षेत्र है वहां आपको इल्क पाया जाता है। उसी तरह से थर्ड में हम लोग देखेंगे बोनोबो पैन, ये जो है इसको पिग्मी चिंपांजी भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया ये अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पाया जाता है, और ये भी आपको इंडेंजर्ड है। तो ये सारे के सारे आपके जो इंडेंजर्ड एनिमल है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे हाल ही में रिसर्च आया था जिसमें करंट अफेयर से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें ये बताया गया था कि ह्यूमन की तरह कौन कौन से अदर्स एनिमल बिहेव करते हैं, खास करके सिंगिंग के बारे में। तो वही क्वेश्चन यूपीएससी, आपको मैं शुरू से ही बताता हूँ कि आप यूपीएससी थोड़ी डायनेमिक होती है और ये सब्जेक्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 49 क्वेश्चन था, तो चलिए आगे इस सब को हम लोग देखते भी हैं, इस सारे जानवरों को। तो चलिए एक मिनट, सॉरी, तो ये देखिए ये है आपको इंड्री, ये आपको पाया जाता है आपका, जैसे कि मैंने बताया ये आपको इंड्री, ये मेडागास्कर में पाया जाता है ये जानवर। इसी तरह से देखेंगे तो ये है इल्क, ये इल्क जो है ये देखिए
ये इल्क जो है, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये एरिया यहाँ प्रेजेंट में जो डीप ग्रीन है वो प्रेजेंट इसका हैबिटेट है, ये डीप ग्रीन। लेकिन पास्ट में ये जो लाइट ग्रीन है वहां भी पाया जाता था, तो इसकी भी तादाद घट रही है, बल्कि अभी भी ये बड़ी तादाद में है, लेकिन इसका जो हैबिटेट है वो सिकुड़ता हुआ जा रहा है, इसलिए इन्वायरमेंट के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इल्क हैबिटेट जो डीप ग्रीन में है, जो मैंने बताया, उसी तरह से ये है बोनोबो, जो आपको मैंने बताया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पाया जाता है। इसका जो है ये ह्यूमन से काफ़ी मिलता जुलता है, 98% से ज़्यादा इसका जीन जो है वो ह्यूमन जीन से मिलता है। तो ये काफ़ी करीबी रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमन, मतलब इंसान का काफ़ी करीबी रिलेटिव्स है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Lions do not have particular breeding seasons. Yes, it's also right. Unlike most of the other big cat, cheetah do not roar. Yeah, it's also right. Unlike male lions, male leopard not proclaims their territory by scent making. This is wrong. All basically big cat regarding if you see the leopards, lions, tigers, all proclaim their territory by some marking. Whether it is scent marking, roaring or claw, so all this. तो ये आप देखेंगे, तो चलिए इसको हिंदी में 1 and 2, तो 1 and 2 ओनली ए आंसर। सो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग। सिंह कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, बिल्कुल सही है, वो सालों भर होता है, ये इसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी से अधिकांश बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता नहीं धारता, ये भी सही है, चीता नहीं धारता है। उसी तरह से नरसिंह से भिन्न तेंदुए गंध चिन्ह के द्वारा अपने क्षेत्र को घोषित नहीं करता, ये गलत है, बल्कि तेंदुआ, बाघ, शेर, ये सारे जो हैं, जो इस तरह के बड़े बिल्लियां हैं वो बिग कैट्स हैं, ये सारे करते हैं। तो 1 और 2 इसका आंसर ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसमें। सो लायंस, जिसको पेंथेरा लियोगा, आर यूनिक एमंग बिग कैट्स, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजंस. This characteristic allow breed throughout the year, which is an important adaptation for their survival in the wild. So another is cheetah and snow leopard are unique among the big cats. So cheetah and including snow leopard, their inability to roar. So cheetah and snow leopard don't roar. Basically character, because their physical structure or physical inability to the roar. So this characteristic can be attributed to the anatomical structure and their vocal apparatus. Unlike other 4 big cats like lions, tigers, leopards and jaguars, cheetah possesses a different configuration in voice box. So that's why cheetah नोट रोअर, चीता दहाड़ता नहीं है, चीते दहाड़ता नहीं है। आप लोगों ने मीडिया, जब चीता आया था तो बहुत सारे जो मीडिया वाले थे हल्ला कर रहे थे चीते की दहाड़, चीते की दहाड़ नहीं होती है, ये मीडिया वाले को खुद ही पता नहीं है। तो उसी तरह से देखेंगे, मेजर बिग कैट्स आर इन्वॉल्व इन टेरिटोरियल मार्किंग। इसमें आप देखेंगे तो लायंस है, टाइगर्स है, लियोपोर्ड्स है, जैगवार्स है, कॉन्गर्स है, जिसको माउंटेन लायंस कहा जाता है, जिसको आप लोग कॉमनली प्यूमा कहा जाता है। ये खास करके ब्राज़ील के माउंटेन में ये पाए जाते हैं, ब्राज़ील से लेके आपको अमेरिका के माउंटेन्स में ये होते हैं। तो ये सारे के सारे अपने टेरिटरीज बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने टेरिटरीज बनाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक रिलेशनशिप इन इंसेक्ट co-evolve with it and the only insect that can pollinate this tree? Fig. It is fig. Mahua, note, sandal, wood note and silk cotton. निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह-विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को प्रगति करता है, यानी उसको परागण को ये करता है? तो अंजीर है, महुआ है, चंदन है, सेमल है या सिल्क कॉटन करेंगे, तो ये अंजीर है। अब ये देखिए अंजीर का एक यूनिक रिलेशन है, बेसिकली देखेंगे फिग ट्री एग्जिट, ये को इवोल्यूशनरी आप देखेंगे रिलेशनशिप, जो उसका नाम है फिग वास्प, ठीक है। स्पेशली देखेंगे तो पॉलिनेट देम। द रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड देयर पॉलिनेटिंग वास्प हैज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल implications as well as
मेनी एनिमल्स रिले ऑन फिग फॉर फूड, इंसान से लेके सभी लोग इंजीर खाते हैं और ये काफ़ी सब ट्रॉपिकल आप देखेंगे या मेडिटेरेनियन एरिया में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेकिंग देम क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। अभी अगर वर्ल्ड का देखें तो सबसे ज़्यादा जो फिग होता है, अंजीर होता है, वो तुर्की प्रोड्यूस करता है। तो ये आप देखेंगे इसमें, तो इसको इस तरह से फिगर आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका अंजीर है और ये है फिग वास्प। तो इसी के अंदर ये इवॉल्व होता है, इसी के अंदर ये इवॉल्व होता है और दोनों का एक इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर। तो यही आंसर था। आगे चलते हैं फोर्थ, काजू, पपाया, रेड सेंडर्स, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? काजू नोट, पपाया नोट, रेड सेंडर्स यस, इट्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट, सो ओनली वन, ये आंसर। अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसका जवाब है काजू, इसमें देखेंगे तो ओनली सिर्फ एक। काजू, पपीता, रक्तचंदन, तो निम्नलिखित में से कौन वृक्ष भारत का देशीय वृक्ष है, यानी जो भारत का नेटिव, भारत में ही पाया जाता, बाहर से नहीं। अगर हम देखेंगे काजू का, तो ये काजू आपका साउथ अमेरिका से है, ये भी साउथ अमेरिका से है, और ये जो है आपका इंडिया का यहाँ पे है, कहाँ पे आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट से। तो चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं क्वेश्चन का। 50A, काजू ट्री साइंटिफिकली नाउन एज एनाकार्डियम ऑक्सीडेलेट इज नेटिव टू नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील, जैसा कि मैंने बताया साउथ अमेरिका, ब्राजील से। दिस रीजन लाइन बिटवीन द अटलांटिक एंड अमेजन रेन फॉरेस्ट वेयर द प्लांट ओरिजिनली थ्राइव नेचुरल हैबिटेट, तो इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ब्राजील में है। उसी तरह से दूसरा हम देखें तो पपाया इज नेटिव ऑफ मैक्सिको, पपीता जो हम लोग खाते हैं वो इंडिया का नहीं है, याद रखिएगा, ये कहाँ का है, मैक्सिको का है और सेंट्रल अमेरिका का है, वहां से आया है पपीता। इसका मतलब जब अमेरिका की खोज नहीं थी तो लोग पपीता नहीं खाते थे, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे रेड सेंडर्स स्पेशली नाउन एज पेट्रोकार्पस सेंटेलेनस इज स्पीसीज दैट इंडेमिक टू द साउथ ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया। तो जो साउथ ईस्टर्न घाट, ये साउथ ईस्टर्न घाट जो है माउंटेन रेंज जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के पास जो साउथ इंडिया का जो टिप है वहाँ पे ये मिलता है। तो ये आपका, ये आपको ये मिलता है, तो ये आपका सही जवाब है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अनदर इज एनर्जी। सो एनर्जी, 3 क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम एनर्जी 6, 18 एंड 47। तो ऊर्जा यानी एनर्जी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाकी अदर जो एनर्जी से थे 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन टोटल थे। तो एक क्वेश्चन जो हाइड्रोजन वाला था वो आप देख ही रहे कि लगातार 2 साल से पूछ रहा है, वो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लग, वुड मिल वेस्ट, which of the above can be used to feedback for producing sustainable aviation fuels? So it is all 1 2 3 4 1 2 3 4 CNs। कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने अपशिष्ट, जल शोधन अपवंग यानी जो स्लग होता है जो उसका अवशेष होता है वो, उसी तरह से कास्ट मिल अपशिष्ट, ये सारे चीज जो है मिलकर इसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है और इससे काफी ईंधन बचा है। खास करके हम देखेंगे तो इसमें आपका सी आंसर है, ये चारों के चारों सही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। सी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएएफ कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वैरायटी ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन पेट्रोलियम बेस्ड। इसको रिन्यूएबल सोर्स भी होता है, नॉन पेट्रोलियम फीड स्टॉक है। दीज फीड स्टॉक क्रूशियल एज दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल व्हाइल मिनिमाइजिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फॉसिल। जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल होता है उससे जो ग्रीन हाउस गैस निकलता है उसको कम करने में ये मदद करता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप एक फिगर है ये देख सकते हैं, ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब इसमें होता क्या है कि आप देखिए कि ये सारी चीज है, लैंडफिल है, म्युनिसिपल वेस्ट है, जो भी आपने बताया वो था। उसी तरह से आप देखेंगे तो ये सारी चीज से क्या होता है, मीथेन का उत्सर्जन होता है, CH4 का। ये CH4 को उत्सर्जन होने से बचाने के लिए ये आप
ट्रांसपोर्टेशन में लगा के इसको प्रोसेस करके आपको एविएशन फ्यूल में आप लगाते हैं। उसी तरह से चाहे ये या ये क्या है, ये कार्बन का है जिसमें आपको एल्गी वगैरह है, नॉन फूड क्रॉप्स वगैरह है, ये सारी चीज इसको मिलाया जाता है जिससे आपको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स में इसका होता है, जिससे आपका कार्बन फुटप्रिंट और मीथेन को भी इन्वायरमेंट में जाने से रोका जा सकता है। तो ये था इसका। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली द टर्म पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली and primarily discussed in the context which of the following: irrigation and terrestrial crop field, lift irrigation and cereal crop, long duration energy storage and rainwater harvesting. So it is long storage energy, long duration energy storage. So pump storage hydropower is also known as world largest battery or rechargeable battery. तो ये जो है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये एक समझिए दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी के रूप में काम करता है और इसका जवाब यहाँ आपको सी है। तो इसको चलिए हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर यानी इसको कहते हैं पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द वास्तव में समुचित रूप से किसके संदर्भ में चर्चा की? सीढ़ीदार खेती की सिंचाई, धन्य फसलों की उत्थान सिंचाई, दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण, जल वर्षा भंडारण। अब ये दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण है। आपको ये जिस तरह से बैटरी आप चार्ज करते हैं ना, कि जैसे बैटरी लाइट चली गई तो बैटरी आप यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से ये काम करता है। ये जो पंप हाइड्रो पावर है कि इसको किस तरह से काम करता है, चलिए ये भी देखते हैं। इसका सही जवाब है सी। Pump hydropower storage is a sophisticated energy storage method that utilizes gravitational potential energy, balance the electric supply and demand. This technology consists of two water reservoirs situated at a different elevation, allowing electricity generate as water flow from upper reservoir to the lower reservoir. यानी एक upper reservoir होगा यहाँ पे, एक lower reservoir होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पर पानी आपका अपर में जमा है और लोअर में जमा है, और यहाँ आपका अपर से लोअर खोला जाएगा और यहाँ क्या होगा, एक टरबाइन फिट किया जाता है, ठीक है। अब ये टरबाइन से यहाँ से पानी रिलीज हो गया तो ये पानी यहाँ से टरबाइन को चलाएगा और ये पानी यहाँ जमा होगा। तो क्या होगा, ये टरबाइन चलेगा तो बिजली उत्पादन होगा, तो बिजली आपको मिल जाएगा। यानी अगर लाइट की डिमांड पीक पर होगी, लाइट आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको चला दीजिए। अब ये पानी यहाँ चला है, अब जब फिर से आपको बिजली चली आई और बिजली एकदम अब लो डिमांड है, सब जगह बिजली मौजूद है, तब आप क्या करेंगे, इसी बिजली का यूज करके ये सारे पानी को आप ऊपर फिर भेज देंगे, ठीक है। और फिर जब लाइट चली जाएगी तो फिर आप उसको ये करेंगे। तो इस तरह से इसको कहा जाता है कि लार्जेस्ट, आप देख लें तो लार्जेस्ट आपका ये बैटरी आपका है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से ये काम करता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो इसका चलन जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे तो तकरीबन 179 गीगावाट ग्लोबली आप देखेंगे ये कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी हो गई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा आप समझिए रिचार्जेबल बैटरी है। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये देखिए, एक आपका जो होगा अपर रिजर्वायर है, यहाँ लोअर रिजर्वायर है। अब जैसे बिजली नहीं आई तो यहाँ से इसको खोल दिया गया, यहाँ आया, इन्होंने टरबाइन को चलाया और यहाँ आपका बिजली जनरेट हो गया और ये पानी यहाँ आ गया। अब क्या है, जब इसको रिचार्ज करना होता है, जैसे बैटरी आपका खत्म हो गया, यहाँ से पानी ये हो गया, तो रिचार्ज करना होता है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ से इसको पंप करके फिर यहाँ पहुँचा देंगे, यानी 1 2 3 करके फिर से ऊपर पहुँचा देंगे। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा लार्ज बैटरी का काम आपको करता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से, ये देखिए एक अपर रिजर्वायर, लोअर रिजर्वायर, बीच में आपका बिजली। आप ये सब इसको अपना ग्रिड से भी जोड़ सकते हैं, सोलर से भी, विंड से भी, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए इसको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब ये जब लाइट है तो इसको ऊपर भेज दिया, जैसे ही लाइट गई तो आप फिर इसको नीचे ले आए। तो इस तरह से आप करके इसको, और खास करके ये काफ़ी उस तरह के एरिया में, यूरोप में आप देखेंगे जहाँ जहाँ छोटे छोटे पहाड़ है और एलिवेशन ज़्यादा है और 2 हाइट मतलब जल स्रोत है जो रिजर्वायर है, वहाँ इसका काफ़ी यूज किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि
ये पूरे दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स and rooftop solar photovoltaic. How many of the above are considered distributed energy resources? So basically it is all four. तो चलिए, टाइम आप लोगों का बहुत ले रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब ये क्या होता है, ये आप देखेंगे बैटरी भंडारण, बायो, तो ये सबको मिला के एक छोटा सा माइक्रो ग्रिड टाइप से काम करता है, एक दूसरे से मिलके। इसी को कहा जाता है वितरित ऊर्जा संरचना, यानी ये समझिए ये ऊर्जा डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये इसको कहता है डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी रिसोर्सेज, DRES, रेफर टू द वैरायटी ऑफ स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड लोकेटेड क्लोज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। लार्ज, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर होता है। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी लाइक द सोलर पैनल, विंड, एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एज नेचुरल गैस एंड गैस जनरेटर लाइक दिस। आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए कि विंड एनर्जी भी आप ले रहे हैं, फोटोवोल्टिक भी ले रहे हैं, बायोगैस जनरेटर भी आप यहाँ ले रहे हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो डीजल जनरेटर भी आपका मौजूद है, फ्यूल सेल्स भी है। ये सब मिला के एक यहाँ माइक्रो ग्रिड बनता है, और इस तरह से कई माइक्रो ग्रिड आपको जुड़े रहते हैं। फिर ये मेन ग्रिड से भी जोड़ सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड ये होता है एनर्जी। अब हम लोग क्लाइमेट चेंज से 2 क्वेश्चन आए थे, 26 एंड 46, 2 क्वेश्चन। अब इन 2 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो था वो ये है। आप देखेंगे इसमें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिटलैंड विच होल्ड अबाउट 3 years worth of the global carbon emission from the fossil fuel, the possible destruction which can exert determinant effect on the global climate, one of the following is that। अब ये बता रहे हैं कि ये कौन सा आपके एरिया में है, कौन से एरिया में है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, कोकरी बेसिन, रियो डल ला प्लाटा। तो ये सब सही जवाब है, कांगो बेसिन में है ये। और ये रिसेंट खोज है, 2-3 साल पहले ये खोजा गया है। तो ये 2-3 साल पहले आपका ये खोजा गया। इसको अगर हम तो ये पीठ भूमि या पिटलैंड जो है उसकी बात हम लोग करें तो ये कांगो बेसिन है इसका जवाब। आप लोग का टाइम हम कम लेते हुए सिर्फ समझाते हुए चलते हैं। कोशिश हमारी होगी कि ये लंबा वीडियो ना बने। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिटलैंड जो है ये सेंट्रल कांगो में है। कांगो बेसिन जो मैंने बताया, इसका नाम है कुवेटी सेंट्रल पिटलैंड। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी ये आपको क्वेश्चन पूछ दे, खास करके यूपीएससी में भी पूछ सकता है और अदर स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। अगर हम देखें तो इसका जो है पिटलैंड है अप्रोक्सीमेटली 1,67,600 स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो ये काफ़ी है, ये इंग्लैंड से भी बड़ा है। द पीट कैन बी रीच, और इसकी जो आप देखेंगे इसके पीट की जो मोटाई है वो 6.5 मीटर है। और ये स्टोरेज इसका जो क्षमता है जो कार्बन को ये कर सकता है 26 to 32 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन, इक्विवेलेंट टू अबाउट द 3 years वर्थ ऑफ द ग्लोबल फॉसिल्स। यही जो, लेकिन इसको थ्रेट हो रहा है चूँकि यहाँ से आपका एक तो एग्रीकल्चरल लैंड का जो एक्सटेंड हो रहा है उसको लेकर के, और इसमें बहुत सारे ये हैं और इसको लेकर के काफ़ी कंसर्न है। तो इस वजह से ये एरिया है, ये आप देख लीजिए, ये एरिया, ये देखिए, ये कांगो बेसिन का ये एरिया, इसको कहते हैं कुवेटी सेंट्रल पिटलैंड। तो चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, बेसिकली 100 मिलियन फार्मर्स। तो अगर हम देखें इस 100 मिलियन फार्मर, तो ये बेसिकली जो नेट जीरो को लेकर के था कि नेट जीरो और ये नेचर पॉजिटिव ये था, इसके लिए था। ये है इंटरनेशनल अलायंस फॉर नेटवर्क ऑफ द इंडिविजुअल फार्मिंग, ये भी नहीं है। उसी तरह से देखेंगे डिज़ाइन फॉर प्लेटफॉर्म फुली एरीगेटेड, ये भी नहीं है। ब्लॉकचेन वगैरह ये सारा चीज़ नहीं है। उसी तरह से तो ये आपको 100 मिलियन प्लेटफॉर्म, इसका जवाब ए है।
100 million farm is a global effort to the transform agriculture practices, make food system more sustainable and resilient. So its initiative recognize the critical role of the farmer play in addressing the climate change. तो अगर हम देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, चूँकि अगर हम देखें वर्ल्ड का पॉपुलेशन रुक भी रहा है या बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन वर्ल्ड के पॉपुलेशन को तो फूड देना है, तो उसके लिए आपको किसान को करना पड़ेगा, लेकिन किसान एग्रीकल्चर को उस तरह से करे जिससे क्लाइमेट चेंज पर मिनिमम इम्पैक्ट हो या ग्लोबल वार्मिंग पर मिनिमम इम्पैक्ट हो, इसी को लेकर के ये किया गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि नेट जीरो इसका ये था, गोल इज टू सपोर्ट 100 मिलियन फार्मर, और इसका गोल ये था कि 100 मिलियन फार्मर को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट किया जाए, और जो इस एग्रीकल्चर में जो ग्रीन हाउस और इसको टू 2030 तक इसको किया जाए इस तरह से। तो ये था आपका। उसी तरह से अब हम लोग पॉल्यूशन पे देखेंगे, तो इससे एक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था आपको, ये बेसिकली च्युइंगम पे था। च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक एज ए गम बेस, ये सही है बिल्कुल। विच ऑफ, और ये भी सही है, च्युइंगम जो है जो इन पॉल्यूशन का भी काम करता है, तो इसका जवाब है ए, यानी दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है, वही है च्युइंगम का, और इसका आंसर ए। च्युइंगम देखिए तो बेसिकली ये गम बेस जो होता है, जो प्लास्टिक होता है, ये बेसिकली पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स से होता है और सिंथेटिक मटेरियल्स भी इसमें यूज किए जाते हैं। गम बेस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आसानी से ये टूटता नहीं है और ये नेचुरली नहीं होता है, यानी इसको आप रख दें तो कई सालों तक वैसे का वैसे रहेगा, और ये टूट के अगर टूटेगा भी तो छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक में हो जाएगा। और आप जानते हैं माइक्रो प्लास्टिक बहुत बड़ा समस्या है वर्ल्ड का। तो माइक्रो प्लास्टिक कैन बी इंजेस्टेड बाय वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो भी जानवर है वो इंजेस्ट करता है, फूड चेन से इंसान में आता है, जैसे कोई चिड़िया या पक्षी खाया, मछली खाया, वो मछली इंसान खाया, फिर इंसान में हो गया, तो इससे इंसान के बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं। तो ये काफ़ी इसका पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है च्युइंगम का। आगे हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन था, और बेसिकली ये था डोनाई एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है वो हम देखेंगे, बेसिकली इट इज इनिशिएटिव द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मतलब उसका ये एक इनिशिएटिव है, उसका एक पहल है। उसके अंतर्गत जो भी नया जगह बनेगा, जैसे कि एक तो पुराना का अपग्रेड करता है, वो एक अलग चीज हुआ, उसको ग्रे फील्ड बोलते हैं, लेकिन जो नया बन रहा है उसको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। तो उसमें है दोनियाई पोलो एयरपोर्ट, ये ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश में, और कुशीनगर जो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में। तो ये सही है, ये भी सही है। विजयवाड़ा जो है ये एयरपोर्ट चूंकि पुराना भी है, इसको अपग्रेड किया गया है, तो ये आपको ग्रीन फील्ड नहीं, इसको येलो ग्रे फील्ड कहा जाता है। तो एक और दो, तो एक और दो, इसका जवाब ए आंसर है, ये है। तो ये वही जो मैंने आपको बताया। अब ये इसका जवाब एक है, ये कर दो। और ये बेसिकली ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है टोटल प्रेजेंट हम देखें एज ऑफ नो, जैसे कि मैंने बताया ये सारी चीज करंट अफेयर से जुड़ा होता है। अगर आज के डेट में देखें जो इस साल पूछा गया क्वेश्चन, उस हिसाब से तो टोटल 15 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इंडिया में है, और कई बनने वाले हैं जिसमें जेवर एयरपोर्ट वगैरह भी है। तो ग्रीनफील्ड आर एविएशन फैसिलिटी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड अप ऑन द अनडेवलप्ड लैंड, यानी इस लैंड में पहले कोई भी चीज नहीं था, ये अनडेवलप्ड लैंड था, वहां एकदम ये नया फ्रेश तरीके से बना। और जब फ्रेश तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा तो इसमें सारा जो क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रिसिलिएंट वाला फैसिलिटी होगा उसको उसमें यूज किया जाएगा। तो इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी टू, जैसे कि आप देखें कि कम से कम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या कार्बन फुटप्रिंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो पूरी तरह से सोलर चालित होगा, उसमें मिनिमम फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाएगा या लगभग नहीं किया जाएगा। अनलाइक ब्राउन फील्ड, जो जैसे मैंने बताया ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट विच इन्वॉल्व अपग्रेड, यानी ब्राउन फील्ड जो होता है वो अपग्रेड होता है, जिसमें उसका एक्सटेंशन किया जाए, उसमें जैसे सोलर लगाया जाए, ये सारे, तो उसको आप अपग्रेड करते हैं, लेकिन वो पहले से बना होता है, तो उसको ब्राउन फील्ड कहा जाता है। अब देखेंगे कि जो ग्रीन फील्ड है वो कहाँ कहाँ है हमारे इंडिया में। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जैसे देखिए तो 15 है, काजी नजरुल इस्लाम है, ये 15 है टोटल। आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लोग का हम टाइम नहीं ज़्यादा बर्बाद करेंगे। तो इसमें ये देखिए वो सारे एयरपोर्ट हैं जो मैंने आपको बताया है इस 15 में।
आप इसका जो आंसर है और ये है वो भी आप ले सकते हैं, आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं या आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, उसमें भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अब जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इससे एक क्वेश्चन था और वो था आपको, जैसे ये देखिए डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट, जैसे सियरा क्लब है, गोल्डन हिल्स है, उसी में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसी से क्वेश्चन ये आया था। तो इससे वन क्वेश्चन था, 44 नंबर है आपका, उसी में ये क्वेश्चन 44 है, आप देख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। एजेंसी, इट इज वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। नो, ये क्या है? इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एनजीओ है। वर्ल्ड ट्रेड टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे मनाते हैं, टॉयलेट कॉलेज है, ये सारी चीजें, यस। उसी तरह से द फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ द ग्रांट फंड एट लीस्ट द डेवलप कंट्रीज, ये फंडिंग वगैरह का भी नहीं करता है कि लीस्ट डेवलप को दो, ये सिर्फ अपना ही, ये इंटरनेशनल एनजीओ है और ये अपना एफर्ट से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं सैनिटेशन वगैरह को लेकर के। तो इसका जवाब है ओनली 2, ठीक है। तो केवल 2 है इसका जवाब। तो अब इसमें देखेंगे ए आंसर। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल नॉन प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया ये एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड इंप्रूविंग टॉयलेट। ये बेसिकली टॉयलेट जो है वो आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड में होता है। इसका की इनिशिएटिव्स जो है, जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो 19 नवंबर को, जो जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में। उसी तरह से अर्जेंट रन एक प्रोग्राम चलाते हैं जो डिफरेंट कम्युनिटी लेवल पे ये इवेंट चलाते हैं, वो अवेयरनेस को लेकर के। उसी तरह से वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है, ये 2005 में लाया गया था। उसी तरह से रेनबो स्कूल टॉयलेट है, ये बेसिकली स्कूल का जो टॉयलेट है रूरल स्कूल में, इस पे किया गया। उसी तरह से 5वां ये करते हैं फ्लोटिंग कम्युनिटी टॉयलेट प्रोजेक्ट, ये भी है, ये बेसिकली कंबोडिया में, कंबोडिया के जो कम्युनिटी है जो फ्लोटिंग टॉयलेट्स है उस पर ये काम करते हैं। तो ये है आपका, तो ये इन्वायरमेंट का टोटल हमारा 12 क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे साइंस एंड टेक पे। तो साइंस एंड टेक से 9 क्वेश्चन है, जिसमें बायोलॉजी से 6, न्यू टेक्नोलॉजी से 1, डिफेंस साइंस से 1 एंड डिजिटल इंडिया से 1। तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से आया था, और आप जानते हैं बायोलॉजी, चूँकि मैंने साइंस टेक में बहुत सारे इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। तो इस वीडियो को आप लोग हर जगह शेयर भी करेंगे, तो हम लोग साइंस सीरीज भी जल्द ही चालू करने वाले हैं इस पर। और ये साइंस सीरीज जो होगा, वो जो भी यूपीएससी का साइंस है, जो क्वेश्चन आता है, चाहे पीटी हो या मुख्य परीक्षा हो, तो इसको हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स करेंगे। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला इसमें देखेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a synthetic is synthesized in human body that dilate blood vessels and increase blood flow? तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो बेसिकली इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। तो इसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको हम देखें। सो human body synthesize several chemicals that play a crucial role in regulating blood vessels and most blood flow. One of the most significant is nitric oxide, NO. So what is nitric oxide? So if you see here, nitric oxide is a gaseous signaling the molecules produced by various cells in the body, particularly the endothelial cells that line blood vessels. It is the synthesized from the amino acids L-arginine, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज, NOS। तो ये एक एमिनो एसिड्स होता है जिसके ये थोड़ा रिएक्शन ये कैटलाइज करता है एंजाइम को, और ये तो इससे ये सिंथेसाइज होता है और ये ब्लड वेसल्स को ये डाइल्यूट करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब अनदर है सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बाइड्स, बीटल्स, सेंट्रीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प, parasitoids species are found in how many have the above kind organism? देखिए ये parasitoids species जो होता है वो species होता है जो अपने होस्ट को किल कर देता है, उस अपने होस्ट को मार देता है।
यानी अपने लार्वा के द्वारा। तो इसमें जो है वो सम कार्बाइड बीटल्स भी है, ये सही है। सेंट्रीपीड्स आपका नहीं होगा, फ्लाइज है, उसी तरह से टर्माइट्स भी नहीं है और वास्प है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 और आप देखेंगे तो 5, तो 3 इसका आंसर है। तो ओनली 3 बी आंसर है इसका, ठीक है। तो बी आंसर, बी आंसर। So parasitoid species are organisms that exhibit a unique relationship of parasite where their larvae develop on or within the host organism, और ये host organism जो होता है ultimately leading to host death। नॉर्मली जैसे हम लोग का जो मेलेरियर पैरासाइट्स वगैरह है जो इंसान को काटता है तो इंसान मरता नहीं है, वो आप दवा खा लिए तो नहीं मरेंगे, लेकिन ये होस्ट को मार के ही दम लेता है। यही फर्क है पैरासिटिज्म में और पैरासिटोइड में, ठीक है। रिलेशनशिप डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पैरासिटिज्म बिकॉज वाइल पैरासाइट्स टिपिकली डू नॉट किल द होस्ट। तो पैरासाइट्स जो नॉर्मली बीमार कर देता है होस्ट को, लेकिन किल नहीं करता, यहाँ किल कर दे रहा है। उसी तरह से देखेंगे पैरासिटोइड्स आर डाइवर्स ग्रुप है। इंसेक्ट में बहुत सारे आपको इंसेक्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 2 ग्रुप सबसे बड़ा है, हाइमेनोपेट्रा जो वास्प होता है जिसको बर्रे बोलते हैं, और डाइपेट्रा जिसको फ्लाइज बोलते हैं या मक्खी बोलते हैं, और सम कार्बाइड्स बीटल्स होता है जिसमें आपको ये मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलता है इसमें। अब हम लोग देखेंगे ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, हाउ मेनी ऑफ द एबव बिलोंग टू द पी फैमिली। तो पी फैमिली जो होता है उससे ये सारे बिलोंग करते हैं, तीनों, ऑल 3। तो ये सभी तीनों करते हैं, यानी मूंगफली, कुल्थी, सोयाबीन यानी हॉर्स ग्राम जिसको कुल्थी कहते हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है सी, सी। तो अब देखेंगे इसको फैबिएसी कहा जाता है। जो पी फैमिली है उसको बॉटनिकल नेम है फैबिएसी, कॉमनली नोन एज द पी फैमिली, large diverse family of flowering plant and approximately 765 genera and nearly 20,000 species। तो इसका 765 इसके जेनरा होते हैं और 20,000 इसके प्रजाति यानी स्पीसीज होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो ये है, आपको सोयाबीन है, कॉमन बीन है, पी है, चिकपी है, पीनट्स है जिसको ग्राउंड नट हम लोग कहते हैं, हॉर्स ग्राम है जो कुल्थी अमीलो है, अल्फाफा ईटीसी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पी फैमिली का आता है। 4th क्वेश्चन, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये वर्मिंग जो होता है, ये पीड़क जंतु यानी जो खतरनाक हो जाता है इंसान के लिए, उसको वर्मिंग डिक्लेयर कर लिया जाता है, यानी उस जंतु को आप मार सकते हैं, उस जंगली जंतु को। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर्स एनिमल, ये गलत है। ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है बेसिकली फ्रूटीवोरस है, यानी कि जो फलाहारी है, ये फल खाता है। तो इसका स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सही हुआ इसका जवाब सी, ठीक है। तो इसमें अब देखिए ये, तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स पेट्रोपस गिगाटेंटस नाउन एज द ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, इसको फ्रूट बैट से कहते हैं, ये फ्रूट को बहुत नुकसान मतलब ये खाता है। तो क्लासिफाइड एज वर्मिंग इन सर्टेन रीजन ऑफ इंडिया, खास करके देखेंगे जो उस रीजन में जब इस पे निगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, खास करके जो पार्टिकुलरली ऑर्किड्स जो होता है, जो फल का उद्यान बनाते हैं, उस पर ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है, इसीलिए बताया गया। ये वेराइटी ऑफ फ्रूट्स करता है इंक्लूडिंग मैंगोज, गुआवाज। तो आपने जो फ्रूट किया वो फ्रूटी को खा जाता है सारा, तो किसान को बहुत नुकसान होता है, इसलिए इसको वर्मी डिक्लेयर किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग होपर, पाउंड, सिगडर आर बर्ड नहीं, फिश नहीं, ये इंसेक्ट है, रिप्टाइल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस सबको। तो सही जवाब है आपका ये कीट है, ठीक है। सिगडा, सकडा, मुंडक, फफूंद, फ्रॉग होपर, ताल, विसर्पी या पाउंड स्केटर। तो ये आप देख लीजिए, ये क्या है आपको, ये देखिए सिकाडा है, ये देखिए कीट है ये। उसी तरह से देखिए फ्रॉग ऊपर है, ये भी कीट है। उसी तरह से ये है आपको पाउंड स्केटर। तो ये सारे के सारे
कीट्स में आते हैं, तो इसका आंसर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम? बटरफ्लाई, मोनार्क, butterflies also a poisonous species, fish also, frogs also, so all three, answer is C। तो ये तीनों के तीनों होंगे, ये तीनों के तीनों होंगे। तो चलिए देखते हैं, सी आंसर होता है। तो पॉइजनस स्पीसीज और वेनोमस स्पीसीज में फर्क होता है। एक तो पॉइजनस स्पीसीज जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, दैट आर कंसिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस विद इन देयर टिश्यूज एंड कैन कॉज हार्म और डेथ टू द ऑर्गेनिज्म व्हेन इंजेस्टेड। जैसे कि आप इसको खाइएगा या टच कीजिएगा इस तरह के जीव को, तब आपको जहर फैल सकता है पैसिवली। लेकिन जो वेनोमस स्पीसीज होता है वो आपको एक्टिवली इंजेक्ट करता है, टॉक्सिन्स को काटता है। जैसे कि सांप को आप देखेंगे, या तो अपना वो फन के द्वारा काटे या डिफरेंट तरह से फैंग और स्ट्रिंग से द्वारा। और ये तो जो एक्टिवली काटता है वो वेनोमस स्पीच होता है, जो पैसिवली काटता है वो पॉइजनस स्पीच है। और बेसिकली ये नॉर्मली डिफेंस में काटता है, लेकिन अदर जो होता है वो अटैक भी आपको कर सकता है, जैसे सांप वगैरह है वो आपको अटैक कर सकता है। इसको हम इस तरह से यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए दोनों का पॉइजनस स्पीसीज यहाँ देखिए और वेनोमस स्पीसीज। अब ये देखिए, ये जो फ्रॉग है, फिश है, उसी तरह से आप देखेंगे तो ये बटरफ्लाई भी है, ये सारा पॉइजनस स्पीसीज है, फिश भी है, ये आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हैं। और ये वेनोमस स्पीसीज में जैसे कि आप सांप देख लें, वाइपर्स है, उसी तरह से आप देख लें कि ये मॉनिटर्स है, ये सारे इसमें आते हैं। तो इस ये डिफरेंस है दोनों में। आगे न्यू टेक्नोलॉजी से वन क्वेश्चन, which of the following word phrase in most approximately used in an interportable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by the millions of users who can exert property right over the virtual item? So it is metaverse। तो इसका जवाब है मेटावर्स, यानी आभासी वर्चुअल दुनिया का एक इंटरपोर्टेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, मिलियंस के द्वारा। तो इसको आप क्या, तो ये मेटावर्स है। बेसिकली हम देखेंगे कि मेटावर्स जो है मेटावर्स जो है कलेक्टिव ऑफ शेयर्ड वर्चुअल स्पेस होता है। और इसको देखेंगे तो इसमें आपको वर्चुअली इनहांस फिजिकल रियलिटी, आपको लगेगा कि आप उसके साथ जा रहे हैं उसमें एक। तो इसको आप देखिए, तो इन्वायरमेंट इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट एंड अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड एंड रियल टाइम। सो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आप देखिए कि विगत वर्षों में काफ़ी एडवांस हुआ है टेक्नोलॉजी। और इसमें जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, एगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, सोशल नेटवर्किंग, इस सबको मिला दिया गया है। तो जैसे आज से आप 5 साल पहले फेसबुक देखते थे, अब उसको चेंज करके उसका नाम मेटा रख दिया गया है फेसबुक का। तो मेटावर्स, यानी उसको मेटावर्स से जोड़ दिया गया और उसको वर्चुअल से जोड़ दिया गया। तो ये एक ही साथ में मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोग एक साथ आपको मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, इस तरह से होता है। तो इस पे आप ये देखिए, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, इस तरह से आप इसमें आप लगा के और 3D तरीके से देख सकते हैं चारों तरफ। ये आने वाला फ्यूचर्स में ये काफ़ी लोकप्रिय भी होने वाला है। और आप हमारे चैनल पे ज़रूर आइए, और इसमें हम और वीडियो लाने वाले हैं जो साइंस सीरीज में, इसमें मेटावर्स पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। आगे डिफेंस टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन था, और ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन था वो ये था, Consider the following aircrafts: Rafale, MiG-29, Tejas. How many of the above considered the 5th generation fighter aircraft? ये 5th generation, only one, only two, all three, none of the above। तो 5th जनरेशन जो है वो अभी यूएस के पास है, आपको चाइना के पास भी है, डेवलप हो गया, रसिया के पास भी है, लेकिन अभी इंडिया के पास नहीं है। इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, और आई होप कि ये आपको 27 या 28 तक इंडिया इसको
अचीव कर लेगा। तो कौन सा है उसके बारे में भी करेंगे। राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन है, मिग जो है वो 4 जनरेशन है, तेजस MKI जो है वो 4.5 जनरेशन है। तो चलिए देखते हैं इसको। वही राफेल इसमें से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू है, तो ये देखिए डी राफेल 4.5, मिग 4th और ये 4. तो ये तीनों जनरेशन है। अब देखेंगे 5th जनरेशन का क्या हाल है। तो करेंटली इंडिया डेवलपिंग द फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इट इज कॉल्ड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA AMCA. The AMCA is the single seated twin single all weather silk compact aircraft being developed by both Indian Air Force for एंड इंडियन नेवी। इसका यूज इंडियन नेवी भी करेंगे और इंडियन एयरफोर्स भी करेंगे, दोनों के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है और ये 5th जनरेशन का है, ठीक उस तरह से जिस तरह से अमेरिका का F-35 है, उसी टाइप का ये इंडिया बनाने वाला है। और इसको तकरीबन आप समझ लीजिए कि इसका जो टारगेट है वो 2027-28 तक कोशिश हो जाएगा कि ये बन जाए इंडिया के लिए। तो चलिए देखते हैं इस फाइटर को भी। ये फाइटर ये फाइटर है, ये आपका बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट डिजिटल इंडिया 1 क्वेश्चन। सो बेसिकली डिजिटल इंडिया क्वेश्चन नंबर 1 इज with the reference of the digital India record modernization program, consider the following statement. To implement the scheme central government provide 100% funding. Yes, ये पूरी तरह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप आर डिजिटलाइज। यस, जो भी आपका जो जमीन का भूमि का नक्शा था, कैडेस्ट्रल मैप था, उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू द ट्रांसलेट रिकॉर्ड ऑफ द राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू द अदर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे आप देखते होंगे, आप जब लैंड रिकॉर्ड गांव में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो ऐसे लैंग्वेज में लिखा रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो उसको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है, इस पर भी किया जाएगा। तो ये तीनों बात इसमें सही है, तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है। यानी आप देखिए ये जो मैप है इसको डिजिटलाइज किया जाएगा, जो आपके घर पे घरेलू मैप होता है इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका जवाब है आपको ये बेसिकली इनिशिएशन वगैरह 2016 में इसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप है। कंप्यूटराइज यानी जो भी लैंड रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड होगा, आप अपना खाता और खेसरा जो होता है वो डालेंगे और आपका निकल जाएगा। उसी तरह से ये जो है फुल्ली फंडेड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये हो गया इसका डी जवाब। और इस तरह हमने आपको पूरा 49 क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया, यानी 21 क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में जो पहला वाला है इसको भी जरूर देखिएगा। और ये वीडियो में हमने टोटल 28 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। वक्त की बहुत कमी थी इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट किया है। आप लोगों को जिसको भी और डिटेल से जानना है हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का क्लास हम जल्द शुरू करने वाले हैं और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इन्वायरमेंट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, यानी लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको जरूर रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो नो द टोटल क्वेश्चन ज्योग्राफी इज 49 and now we will analyze all 49 questions. So thanks for being a part of सिविल सर्विसेज विद जकी। तो इसमें हमने देखा कि देखिए कि आप लोग हमारे साथ रहे, बहुत खुशी की बात है। और इसमें हमने देखा 19 क्वेश्चन ज्योग्राफी में था, जिसमें से 12 हम जानते ही हैं और 16 इन्वायरमेंट में और साइंस टेक में। तो ये मैंने एक एक क्वेश्चन को आप लोग ये 100 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन आपके ये सब्जेक्ट से आते हैं, तो ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन जो था वो 21 था, जो मैंने आपको पहला वीडियो में दे दिया, तो आप जरूर उसको देखें। तो थैंक्स। आप देखेंगे तो आपको ये जैसे मैंने बताया कि 12 इसमें था, 4 और ये सारी चीजें वो मैंने पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं आपको ये। तो thanks for watching this video. We will meet next video and I hope you all join our current affairs series and also download our app, this app, and join our free test. So thanks again. Thanks a lot.